नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको यहां पर कंटिन्यू करूंगा, जो कि बाइलिंगुअल यहां पर कवरेज किया जाता है और ये आपके सारे जो लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से पिक किया जाता है। तो आपके लिए ये यूपीएससी के परसेप्शन से और स्टेट पीसीएस के परसेप्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी। तो आप इसको रिलीजियसली और कंसिस्टेंट फॉलो करें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप @ओनली करंट अफेयर्स चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी अपडेट्स और जो नोटिफिकेशन है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारी पहली न्यूज है आज की, वो यूपीएससी के जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, उनके बारे में है। तो देखिए, ये तो हो गई फैक्चुअल जानकारी कि भैया अब जो नए आपके यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं और उन्होंने जो जिसको सब्सिट्यूट किया है ना, सक्सीड किया है जिसको, है ना, वो आपके जो पहले अरविंद सक्सेना जी थे उनका स्थान वो लेंगे। ये तो हो गई भैया स्टेट पीसीएस की बात हो गई। और ये हैं कौन? जो प्रदीप जोशी जी हैं वो आपके एजुकेशनिस्ट हैं, है ना, एजुकेशनिस्ट हैं और आपके शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर थे और उनको अब अपॉइंट किया गया है। तो अब देखने की जरूरत ये है कि हमको यूपीएससी के परसेप्शन से क्या इसमें देखना है। तो आपको अब जाके अपने होमवर्क के रूप में घर पे जाके एक बार रिवाइज करने की जरूरत है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 315 से लेके जो आर्टिकल 323 के बीच में जो भी आपके प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस को लेके, उसके बारे में आप एक बार रिवाइज कर लें और एक क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें कि भैया जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, इसके क्या फंक्शंस हैं, है ना, और इनको किस तरीके की जो है ऑटोनॉमी और इनको स्वतंत्रता दी गई है अपने काम को करने के लिए न्यूट्रल तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि इसमें क्या है। इसमें वही लिखा हुआ है कि देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहां पर आर्टिकल 315 में ये मेंशन किया गया है, 315 के अंतर्गत, कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन और स्टेट के लिए बनाया जाएगा उसके बारे में चर्चा जो है आपकी आर्टिकल 315 में किया गया है। और कई जगह पे देखा जाता है कि अगर दो या दो से जो अधिक स्टेट हैं आपस में सहमति बन जाती है और वहां का जो आपका लेजिस्लेचर होता है, राज्य विधानमंडल, अगर उसको वहां से वो उस संकल्प को पारित कर दे तो फिर संसद एक रूल के द्वारा उसको नियम बना के, कानून बना के वहां पर जो है ज्वाइंट जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकती है। तो यहां पर लिखा गया है कि जो इनकी टर्म होता है, ऑफिस का जो टर्म होता है, अपॉइंटमेंट होता है, उसकी जो चर्चा की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 316 में किया गया है। तो ये बताते हैं यहां पर कि जो भी लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो आपके चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और जो उनके अन्य भी मेंबर होते हैं, है ना, उनकी जो नियुक्ति है, अगर वो सेंट्रल की बात है उसकी, या फिर आपका ज्वाइंट कमीशन है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो आप नॉर्मली रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे तो कौन करेंगे वहां पर? वो आपके गवर्नर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है इनकी अगर टर्म की बात की जाए तो अगर सेंट्रल की बात की जाए तो वहां पर जब से वो ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तब से लेके, अगर एज की बात की जाए तो 65 ईयर्स का जो है वहां पर प्रोविजन किया गया है। ठीक है ना, और जो अगर ईयर वाइज किया जाए, कैच है, इस तरीके की चीजें पूछ लेते हैं तो 6 ईयर्स का इनका टर्म रखा गया है। ये सेंट्रल के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और अगर वहीं पर स्टेट की बात किया जाए, ठीक है ना, स्टेट की बात किया जाएगा अगर वहां पर, तो वहां पर 62 ईयर्स की बात की गई है। ठीक है ना, 62 ईयर्स की एज की बात की। ठीक है, तो ईयर वाइज याद रखिएगा कि यहां 6 ईयर्स का प्रोविजन किया गया है और स्टेट के लिए जो है आपका 62 की एज की बात की गई है और जो सेंट्रल के लिए बात की गई है ना, वो बात की गई है आपकी 65 ईयर्स के लिए प्रोविजन किया गया है। तो प्रीलिम्स में ये फ्रेम किया जा सकता है आपका जो स्टेटमेंट है। उसके बाद ये है कि कोई भी जो भी पर्सन है अगर वो होल्ड करता है ऑफिस एज अ मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो जब उनकी जो ऑफिस है ना, टर्म
टर्म है जो उनका ऑफिस का, जब उनकी पदावधि है, जब वो वहां पर एक्सपायरेशन में चली जाएगी, मतलब एक्सपायरी मतलब समाप्ति हो जाएगी, तो उनको क्या है, रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो जो उनके मेंबर्स होते हैं वो जो है वो वहां पर चेयरमैन बन सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में वहां पर क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रावधान जो है वो किया गया है। लेकिन क्या है कि अगर मतलब वो वहां से उनका रिटायरमेंट वगैरह हो जाता है तो उसके बाद वो किसी भी तरीके की जो हमारे गवर्नमेंट की कोई मतलब सर्विसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, वहां पर वो किसी भी तरीके के पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है प्रावधान किया गया है। ये क्यों किया गया है, ताकि जो है वहां पर ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, तो किसी तरीके का वहां पर क्या मतलब नेक्सस क्रिएट ना हो, इसलिए ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और इसके साथ अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मतलब प्रेसिडेंट हैं, जो मतलब आपके चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं वहां के, वो जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी बन सकते हैं और उनके मतलब चेयरमैन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रावधान आपका आर्टिकल 316 में दिया गया है। और अगर 317 में बात करें, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है, डेजिग्नेशन है। मैंने पहले भी बताया था जब अपन कैग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कि ये बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपने मतलब जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको परफॉर्म कर सके, है ना, उनका निर्वहन कर सके, तो उसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहां पर क्या दिया गया है, वहां पर मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है, उनको क्या दिया गया है, ऑटोनॉमी दिया गया है। तो उसके लिए क्या किया गया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं कि इनकी जो सैलरी होती है ना, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं अपन, तो इनकी जो सैलरी होती है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे मेंबर्स हो, वो आपकी किस पे मतलब भारित होती है, वो आपके जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल 266 में आप पढ़ते होंगे, उस पे चार्ज होती है। ठीक है ना, तो वोटिंग वगैरह नहीं होती, इसलिए इनको बिल्कुल न्यूट्रल बनाने के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाती है। इसके बाद ये कि जब ये मतलब वहां से पद से मतलब अगर वहां से रेजिग्नेशन दे देते हैं या उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो कोई जो अन्य पद है, कोई भी जो अन्य मतलब कोई डेजिग्नेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर वो ग्रहण नहीं कर सकते, उसकी उनको मतलब परमिशन नहीं दी गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको हटाने के लिए जो इनके रिमूवल की प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई गई है। ठीक है ना, और उसमें क्या किया गया है कि 2 ही ग्राउंड है इनको हटाने का। एक तो ये जो है आपका कि मिसबिहेवियर है, उसके आधार पर इनको हटाया जा सकता है, या इनकैपेसिटी, 2 वर्ड्स का जो है यूज किया गया है आपके किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद भी जो है उसकी जो है आपको मतलब जांच की जाती है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जांच की जाती है उसकी, और वो जो है जांच करने के बाद फिर उसके बाद उनको प्रेसिडेंट के मतलब ऑर्डर से वहां पर हटाया जाता है। तो देखिए जिस तरीके से कैग को हटाने के लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल एक प्रोसीजर अपनाया जाता है, वैसे ही इनके बारे में भी ये प्रावधान किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी क्या है, डेजिग्नेशन है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे तो वही लिखा हुआ है यहां पर कि जो इनके मिसबिहेवियर की मतलब जांच वगैरह है वो आर्टिकल 145 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट करती है, वहां पर जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसके द्वारा। आर्टिकल 145 एक बार और भी अपन पढ़ चुके हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब ये इतना ही है, एक बार आप इसको रिवाइज कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एक फैक्ट और है कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो हमारे यहाँ ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, स्टैब्लिशमेंट किया गया था, वो किसकी रिकमेंडेशन में किया गया था, तो 1926 में एक कमीशन बना था, ली कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन में इसको बनाया गया था। ठीक है ना, और जो मतलब अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो आप एक बार आर्टिकल 312 देख जाइएगा, और उससे रिलेटेड जो आपको राज्यसभा को इंपॉर्टेंट मतलब बहुत पावरफुल बनाया गया है। जब हम राज्यसभा की मतलब पावर्स की बात करते हैं, स्पेशल पावर्स की, तो आर्टिकल 249 की बात करते हैं, आर्टिकल 312 की बात करते हैं, तो एक बार उन चीजों को भी आप रिवाइज कर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परसेप्शन से। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये मतलब बिल्कुल कोर पार्ट है आपका हिस्ट्री का, भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि जो अगस्त में ही हुआ था, अगस्त मतलब क्रांति भी बोला जाता है इसको, अगस्त क्रांति दिन बोला जाता है 8 अगस्त को। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो है अभी आर्टिकल आया था, इसको हम यहां पर कवर करेंगे। तो आप लोग घर जाके जो है आपका मतलब इंपॉर्टेंट जो है रिवाइज कर लीजिएगा, जो गांधीयन एरा है पूरा आपका 1915 से लेके आप 1947 तक के पूरे एरा को एक बार जो है ग्रेजुअल मैनर में उसको इंटरलिंक करके
रिवाइज करिए। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका जो 78th आपका क्या था, मतलब एनिवर्सरी मनाई गई उनकी, मतलब उसकी, और कब मनाई गई थी, 8 अगस्त 2020 को। और हर साल जो है 8 अगस्त को आपके अगस्त क्रांति के रूप में, मतलब क्रांति के दिवस के रूप में, दिन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्मल सा फैक्ट है। अब ये जो है आपका कि भाई क्यों स्टार्ट हुआ था आपको, तो आपको पता है कि इस समय जो हमारा नेशनलिज्म है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था, ठीक है ना। और अब जो है भारत जो स्वतंत्रता की तरफ, इंडिपेंडेंस की तरफ अग्रसर हो रही थी। और जितने भी हमारे यहाँ स्ट्रीम थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हों, चाहे हमारे यहाँ गांधीयन फिलॉसफी वाले हों, चाहे हमारे सोशलिस्ट अप्रोच वाले हों, है ना, और फार्मर्स हो, चाहे हमारी वुमेन्स हो, तो मतलब अब जो है सारे जो हमारे समाज के वर्ग थे वो बिल्कुल एकजुट हो चुके थे और अब हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे थे। तो मतलब धीरे धीरे जो पूरे मास को, पूरे इंडिया के सारे सिटीजन्स को एक जगह लाना और उनका जो है वो गोल एक सेट करना, वो गांधी जी और सारे लोगों की भागीदारी से वहां पर सुनिश्चित किया जा चुका था, है ना, मतलब उसको इंश्योर किया जा चुका था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका पता है 1939 से स्टार्ट हो चुका था और जापान जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। यहाँ पर एक्सिस पावर्स की जो बात कर रहे हैं उसमें जापान हो गया आपका, जो फांसीवादी, जो फासिज्म और नाजी वाले, मतलब नाजीवाद जो हो गए आपके, जैसे मतलब जर्मनी हो गया आपका, इटली हो गया आपका, जापान हो गया, तो इसको एक्सिस पावर्स बोलते हैं। और एक तरफ जो है आपका एलीड पावर्स या एलाइड पावर्स जिसको आप बोलते हैं, जिसमें ब्रिटेन था आपका, यूएसए है आपका, ठीक है ना, यूएसएसआर था आपका, फ्रांस था आपका। तो इनके बीच में आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो अब जो है इसमें क्या चाह रहे थे ब्रिटिशर्स की, भाई जो इंडियंस हैं वो जाके उनको सपोर्ट करे, तो उन्हीं के अपोज में जाके हमारे यहाँ जो 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उससे भी विड्रॉ कर लिया था कांग्रेस ने, है ना। और अभी भी जो हमारे यहाँ मतलब बोल रहे थे ना, वो ग्रेजुअली आपको मतलब इंडिपेंडेंस दे देंगे और मतलब आपको अब स्वतंत्र कर देंगे, तो वो करने के इच्छुक तो थे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके जो टोटल रेवेन्यू का 55% जाता था वो हमारे इंडिया से, भारत देश से ही जाता था, ठीक है ना। तो इतना प्रॉफिटेबल कॉलोनी जो है ब्रिटिशर्स छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी भी स्थिति जो थी वो खराब हो रही थी। और आप देखेंगे कि 1900 के बाद धीरे धीरे जो है 1970 स्पेशली जो रशियन रिवॉल्यूशन आपका होता, उसके बाद जो कॉलोनीज वगैरह थी वहां पर अवेयरनेस और नेशनलिज्म जो है रेगुलर ग्रेजुअली जो है वो ग्रो कर रहा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो जापान है वो एक्सिस पावर्स की तरफ था और ब्रिटिश जो था वो मित्र राष्ट्र, मतलब वही एलाइट जो आपकी पावर्स थी उसके साथ में मतलब वो थे, और दोनों के बीच जो है ये जो है वर्ल्ड वॉर का सिस्टम चल रहा था। तो ब्रिटेन के मतलब अगेंस्ट में जो जापान है वो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो आपकी मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली, जैसे ये भारत है, अब उस समय के भारत में जो है आपका बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह सब है, तो इस वाले क्षेत्र में जापान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो मतलब इधर आ रहा था, वो उनकी समस्या जो थी वो ब्रिटिशर्स से थी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में अपने जो भी आपके औपनिवेशिक क्षेत्र थे उनसे वो पीछे हट गए थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे हैड अबेंडन्ड देयर टेरिटरी इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हैड लेफ्ट देयर पॉपुलेशन इन द लर्च, मतलब वहां की आबादी को उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिए थे। तो जो ब्रिटिशर्स का ये जो एक्शन था, जो ये रिस्पॉन्ड उन्होंने किया, उसके कारण जो इंडियन हमारी जो भी पॉपुलेशन थी उनके दिमाग में एक शंका पैदा हुई, ठीक है ना, एक डाउट क्रिएट हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब वो मतलब उनकी जो एबिलिटी है वो नहीं रह गई, वो मतलब एबल नहीं है मतलब इंडिया को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट एक्सिस एग्रेशन, ठीक है ना। ये सब तो मतलब एक जो है वो मौका है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से ही चल रहा था कि भैया अब हमको होम रूल करना है, हम अब भारत देश को आप जो है सोवरेन कंट्री बना दीजिए और अब आप जाइए, हम अपने देश में खुद शासन करना चाहते हैं। गांधी जी ऑल्सो बिलीव दैट इफ द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया जापान वुड नॉट हैव इनफ रीजन टू इन्वेड इंडिया। बिल्कुल सीधी बात है कि भाई जापान का और इंडिया का कोई भी उस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उस समय उन मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में। तो अगर वो ब्रिटिशर्स के कारण ही इंडिया को इन्वेड करना चाह रहे हैं तो अगर वो ही नहीं रहेंगे तो क्यों इन्वेड करेंगे वो यहां पर, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग न्यूज अबाउट ब्रिटिश सेटबैक इन द वॉर टाइम डिफिकल्टीज सच
एज हाई प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। देखिए, जब भी कभी वॉर होता है तो जितना भी एक्सपेंडिचर, वैसे भी इंडिया की स्थिति खराब थी, वो यहां पर क्या करते थे, आप सुनते होंगे ना, भुगतान का मतलब जो है वो संतुलन था, वो एक रेखी था, मतलब जो पेमेंट सिस्टम का। देखिए, हमारे यहां से ही वो क्या ले जाते थे, रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले गए, फिर वहां पर उसको फिनिश्ड गुड के रूप में उसको रेडी किया, फिर वही फिनिश्ड गुड हमारे यहाँ क्या करते थे, वो मार्केट में मतलब हमारे यहाँ ही वो उसको सेल भी करते थे। तो हुआ क्या, उसमें दोनों तरफ से जो पूरी जो इकोनॉमी थी इंडिया की, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, खराब कर दिया था। फार्मर्स की स्थिति आप देख रहे हैं कि वहां पर वो कैश क्रॉप्स, इंडिगो वगैरह का आपने मुद्दा सुना होगा, जिसके कारण आप फिर देखते भी हैं चंपारण सत्याग्रह। तो वो उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को, यहाँ के जो आपके क्राफ्ट्समैन वाले या जो भी हिस्टोरिक जो हमारे यहाँ जो भी आर्टिशंस थे, है ना, जो घरेलू उद्योग थे, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया था। फार्मर्स की स्थिति खराब थी, लगातार अकाल आ रहे थे, तो पहले से ही इकोनॉमी खराब थी, ऊपर से आप लगातार वॉर में आप इंडिया को इंडल्ज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो भी इसेंशियल कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये इसने क्या किया, इसने इस चीज़ में और कैटलिस्ट का काम किया, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, इसके कारण पूरे मास में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नाराजगी जो है उसको बढ़ावा मिला, उसने कैटलिस्ट का काम किया। अब जो इंडिया में इन्होंने उस समय क्रिप्स मिशन भेजा था, ठीक है, उसकी भी कोई जो है मतलब बिल्कुल कॉन्क्रीट उसका भी कोई आउटपुट जो है, आउटकम नहीं आया था। ठीक है ना, इन सब कारणों के कारण जो ये सब जो पूरी की पूरी जो आप इतने सारे कारण देख रहे हैं, इसका ही रिजल्टेंट आपको देखने को मिलता है ना, इस आंदोलन के रूप में जो आईएनसी ने फिर बाद में इसके लिए उनको क्या किया, आह्वान किया, मतलब उनको बुलाने के लिए, मतलब कि ये आंदोलन जो है अब किया जाएगा। अब अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्रिप्स जो आपका क्रिप्स मिशन है उसके फेल्योर के बाद फिर लास्टली जो है आपके जैसे ही अब मतलब इनका जो सप्रेशन था, बहुत ही मतलब क्रूएल इनका रिस्पॉन्ड था हमेशा इंडिया के खिलाफ। मतलब जब भी आपने सुना होगा ना, बिना दलील बिना वकील, आपने देखा होगा 1918 के दौर से ही वो सब चीज़ें हमेशा से ये करते थे। तो अब जो है लास्टली जब गांधी जी को ये समझ में आ गया कि अब पूरा मास जो है वो रेडी है एक प्लेटफॉर्म पे, सारे जितने भी धड़े हैं हमारे, जितने भी हमारे यहाँ वर्ग हैं, चाहे वो मतलब सोशलिस्ट हों, चाहे वो नरम दल के हों, गरम दल के हों, वुमेन्स हों, है ना, मतलब सारे के सारे जो लोग हैं अब तैयार हैं वो। तो फिर वो वहाँ पर नारा देते हैं डू और डाई, और यहीं पे काउंटर किया जाता है उनको कि भैया सत्य और अहिंसा की बात करते हैं आप, है ना, और नॉन वायलेंस की, अब तो आप वायलेंस की बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आपकी अहिंसा है वो वहीं तक सीमित है कि भाई अगर आप अपने आत्मरक्षा के लिए किसी को रिस्पॉन्ड करते हो तो वो अहिंसा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो उनको थोड़ा यहाँ पे काउंटर भी किया जाता है, फिर वो अपना जो है फिलॉसफी यहाँ पर बताते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है उन्होंने जो नारा दिया था वो ग्वालियर टैंक मैदान से दिया था ये नारा, ये बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रिजोल्यूशन आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस थे, देखिए वही चीजें हैं जो पहले से, कि नॉन कॉपरेशन, असहयोग करना। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने सबसे पहले बोला कि ये इमीडिएट एंड करना होगा ब्रिटिश रूलर्स को, मतलब ब्रिटिशर्स को अपना रूल यहां पर जो वो इंडिया में कर रहे हैं, है ना, अब हम होम रूल करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो आपका मतलब जो भी, अगर बात करें अपन इंपीरियलिज्म की, है ना, साम्राज्यवाद की या फासिज्म की, जो आप बहाना बना रहे हो कि भैया नहीं जापान और इटली और जर्मनी ये बढ़ेंगे तो फांसीवादी सरकार मतलब आ जाएगी और पूरे अथॉरिटेरियन जो है गवर्नमेंट आ जाएगी, तो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही, ये वो मतलब आधार बना रहे थे। और यहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को निपटा रखे थे, क्योंकि यहाँ सेडिशन लगा देते थे लोगों के ऊपर, जब मन पड़ा तो किसी को भी जेल में बंद कर दिया उन्होंने। इस मतलब आंदोलन के दौरान भी ये होगा कि सारे के सारे लीडर्स को वो जब जेल में डाल देंगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो आपका पूरा आंदोलन था, मूवमेंट था भारत छोड़ो, क्विट इंडिया जो आपका मूवमेंट था, वो आपका मतलब किसी लीडरशिप के अंतर्गत नहीं था। इसीलिए ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है कि मतलब ये स्वतः स्फूर्त था, है ना, मतलब खुद से ये मतलब स्टार्ट होने वाला एक मूवमेंट है। अब पूरी जो हमारी पब्लिक है उसकी डिमांड पे था ये। ठीक है ना, तो ये बोले कि अब जो भी इंपीरियलिज्म से, फासिज्म से जो भी खतरा इंडिया को है, उसका क्या है कि
मतलब उसका सामना अब भारत खुद करेगा, ये डिक्लेरेशन किया गया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो अंग्रेज जब हमारे यहाँ से चले जाएंगे तो हम यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस, है ना, मतलब वही है सविनय अवज्ञा, मतलब जिस तरीके से कोई सरकार काम कर रही है उसके कामकाज से हम खुश नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उन चीजों में हम क्या करेंगे, डिसओबीडियंस करेंगे, अवज्ञा करेंगे, उस आज्ञा की हम अवहेलना करेंगे। वैसी चीजों से आप इसको इंटरलिंक करिए। इसके बाद जो है गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए पब्लिक को, अब किस टाइप के दिए जाएंगे इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला जाएगा कि आप अपनी जो जॉब है उससे आप रिजाइन मत करिए, लेकिन जो आपकी लॉयल्टी है ना वो आप किसकी तरफ करिए, प्रोक्लेम करिए, तो वो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति वहां पर अपनी निष्ठा की घोषणा करिए। सैनिकों से बोले कि भाई आप सेना में रहो, है ना, ऐसा नहीं कि सेना छोड़ दो आप, लेकिन आप अपने जो कंट्री के लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन पर आप फायरिंग मत करिए। किसानों से उन्होंने बोला कि जो भी आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भी जमींदार्स वगैरह हैं, है ना, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, तो यदि वो सरकार के समर्थक हैं तो लगान का भुगतान न करें। अब हर जगह आप वही चीज देखेंगे कि मतलब असहयोग, है ना, उनका जो है सहयोग नहीं करना। अगर वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं अगर वो ब्रिटिशर्स की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको टैक्स वगैरह, उनको लगान वगैरह मत दो। उसके बाद स्टूडेंट को उन्होंने बोला कि आप जो है अपनी स्टडीज जो है वो मतलब अभी पूरी तरीके से निश्चित होने पर पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं तब तक के लिए, क्योंकि स्टूडेंट से तो यही आग्रह किया जा सकता है ना, असहयोग करने के लिए। राजा लोग जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने बोला था कि सपोर्ट द पीपल एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देम, मतलब अब संप्रभुता की बात करें। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कंट्री है वो अपनी टेरिटरी के अंदर रूल बनाने के लिए, उसको मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। उसमें कोई भी जो बाह्य शक्ति है, एक्सटर्नल जो पावर्स है, उनका जो है वहां पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो भारत है वो 1947 में के पहले जो है ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आता था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो वो सोवरेन नहीं था, लेकिन जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है उसके बाद हम संप्रभु हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो पीपल्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के, उनको बोला था, मतलब गांधी जी बोलते हैं कि शासक के सरकार विरोधी होने पर उसका समर्थन करे एवं स्वयं को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करे। मतलब जो है अगर जो वहां के प्रिंसली स्टेट के जो भी आपके हेड हैं, जो भी राजा वगैरह हैं, अगर वो एंटी गवर्नमेंट है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके एंटी गवर्नमेंट के फिलॉसफी पे चल रहे हैं, है ना, उस रूल पे चल रहे हैं, तो ठीक है, उनको आप सपोर्ट करें, है ना। और अगर सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट बिल्कुल मत करें, ठीक है। और ये आपको मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो स्वयं को भारत राष्ट्र का हिस्सा घोषित करें, है ना, एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन। इसके बाद इस मूवमेंट का जो है वो इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, तो आपको पता है यहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर्स के जो आपके मतलब नाम देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे लीडर्स को वहां पर अरेस्ट कर दिया गया था। जैसे आजाद साहब थे, आपके गांधी जी हैं, जेएलएन है, आपके वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सभी को गिरफ्तार कर दिया गया था। इसीलिए बोला जाता है ये कि विदाउट लीडर एक जो है ये सेल्फ जनरेटेड स्वतः स्फूर्त जो है आपकी क्या थी, मतलब एक मूवमेंट था आपका, एक आंदोलन था, मास मूवमेंट था। और यहां पर जो है कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए ये डेमोक्रेसी के मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तो बिल्कुल अपोजिट चीज है ना, जो हमेशा करते आए हैं वो डेमोक्रेसी के नाम पे, है ना, ब्रिटिशर्स। और पूरे देश में इसके जो भी मतलब कार्यालय थे, जो ऑफिसेस थे, वहां पर रेड मारी गई, और कांग्रेस की जो भी अपनी मतलब फंड्स है, जो उनकी एसेट्स वगैरह थी, संपत्ति है, उनको क्या कर दिया गया था, वहां पर अवरुद्ध कर दिया गया था, वहां पर रेड करके, ठीक है ना। इसके बाद जो आंदोलन का जो मतलब इस मूवमेंट का जो फर्स्ट हाफ था वो तो बिल्कुल पीसफुल था, लेकिन वहां पर जिस तरीके का रिएक्ट करती है आपकी, है ना, सप्रेस करने की कोशिश करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अब जो है जो हमारे भारत के जो लोग थे उनका जो गुस्सा है वो पीक पे पहुंच जाएगा, और फिर वो जो है बाद में आपके जो सेकंड हाफ में काफी सारा वायलेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और गांधी जी जब तक रिहाई मतलब जेल से निकल के नहीं आते तब तक जो है वो शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन किया गया था। और फिर सेकंड जो आपका पार्ट है इस मूवमेंट का, वहां पर जो डाकघर वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, रेलवे स्टेशन थे, है ना, और जो लॉर्ड लिनलिथिगो उस समय थे वहां पर, तो उन्होंने जो दमन की नीति
अपनाई थी उसके रिस्पॉन्ड में, जब ये यहाँ पर वायलेंस वगैरह हो रहा था सेकेंड फेज में। उसके बाद आप देखेंगे तो जो वायसराय की काउंसिल थी आपकी, उसमें मुस्लिम्स, कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिकन सपोर्टर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी आपकी, ठीक है। ये तो एनालिसिस का पार्ट है, जब कभी कोर पार्ट में अपन देखेंगे है ना, मेंस के आंसर राइटिंग के संदर्भ में, तो इसको अपन और अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कि जो हमारे यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके रीजंस क्या थे, ठीक है, और उसके आउटकम्स कैसे मतलब क्या हुए, ठीक है ना। इसको आप क्रिटिकली जो है आप इवैल्यूएट करिएगा, समालोचनात्मक उसका परीक्षण करिएगा, क्रिटिकली वहां पर इवैल्यूएट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जो है डिफेंस मतलब डिफेंस सेक्टर के लिए वो अनाउंस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो रक्षा के लिए नकारात्मक आयात सूची, देखिए अब किसी भी चीज़ की इंपोर्ट को अगर हमारी गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ वही जो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है या वो जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि डोमेस्टिक लेवल पे हमारे यहाँ क्या किया जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका जो सीधा सीधा जो आउटकम होगा, जो उसका ध्येय होगा, वो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ इंपोर्ट बिल है, देखिए डिफेंस सेक्टर में हमारे यहाँ पूरे मतलब 2014 से 19 के बीच की रिपोर्ट भी है। स्टॉकहोम जो पीस एक मतलब फाउंडेशन टाइप की एक संस्था है, उसने रिपोर्ट भी दी है कि 2014 से 19 के बीच जो भारत देश है मतलब अभी भी जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है किसका, डिफेंस सेक्टर्स के, डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो हमारे यहाँ का जो फंड है टोटल, जो हमारे यहाँ रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है, भारत सरकार की जो आय है, इनकम है, जैसे हमारी आय होती है वैसे सरकार की आय होती, तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट किस में चला जाता है, डिफेंस सेक्टर में। तो जो हमारा अगर हम इंपोर्ट को कम कर देंगे और हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा। और अगर हमारा इंपोर्ट जो बिल है वो कम होगा तो जो पैसे बचेंगे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जो है सामाजिक अवसंरचना, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, जैसे आपका फार्मर्स का, वल्नरेबल ग्रुप्स का आपका क्या हो गया, उनका वेलफेयर हो गया, तो वैसी स्कीम्स में लगाएंगे हम, तो हमारे यहाँ सोशल कैपिटल जनरेट होगा, हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि बहुत सारी डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करने से हमारे यहाँ जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम कैटर कर पाएंगे, उनको हम रोजगार दे पाएंगे, उनके अंदर हम स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो अब अगर हमारे यहाँ लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा तो उसका एक जो इम्पैक्ट आप देखते हैं कि हाँ, जिस तरीके की जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो भी कम हो जाती हैं। जब लोग जॉब करेंगे तो उनको टाइम ही नहीं होगा ना दन वन काम करने का, तो ऐसे आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। और वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 101 जो आपके आइटम्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की है और उनके आयात पे जो डिफेंस मतलब मिनिस्ट्री अपनी रक्षा मंत्रालय उनके द्वारा वहां पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये वो वही है कि सेल्फ सफिशिएंसी के मतलब आधार पे भारत को वो आत्मनिर्भर बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ फैक्चुअल जानकारी है कि इसमें क्या क्या जो है वो सम्मिलित है। तो इसमें आपके जो हाई मतलब टेक्नोलॉजी वाले जो भी वेपन सिस्टम है, लाइक जो आर्टिलरी गन्स हैं आपकी, असॉल्ट राइफल्स हैं, सोनार सिस्टम है आपका, है ना, और जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, रडार्स वगैरह हैं, बहुत सारे जो हैं इसमें आइटम्स जो हैं वो क्या हैं, उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है ना। कभी आइटम्स के नाम यूपीएससी ऐसे पूछता नहीं है, बस ये है कि कुछ आपको वैसे भी आप लोगों को पता होगा तो आप इजीली अपने से भी वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि ये क्या बूस्ट करेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये स्वदेशीकरण मतलब इंडिजिनाइजेशन को ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा, सीधी बात है। और हमारे यहाँ जो है रक्षा जो भी उत्पाद हैं, जो भी डिफेंस आपके इक्विपमेंट्स हैं, इसके लिए जो टारगेट सेट किया जा रहा है तो वो 2050 मतलब 2025 के लिए, 2025 के लिए जो टारगेट सेट किया गया है कि हमारे यहाँ जो मतलब डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा डिफेंस प्रोडक्ट्स का, है ना, तो वो जो है आपका वो 25 जो बिलियन डॉलर तक का उसमें टारगेट सेट किया गया है। ये थोड़ा सा मतलब फैक्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट ने 2025 तक 5 बिलियन डॉलर का जो ये आपका स्वदेश में निर्मित है, मतलब हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ये जो टारगेट सेट किया गया कि इतना तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसा हम मतलब कारोबार बनाएंगे, तो उसमें जो है आपका 5 बिलियन जो है आपका यूएस डॉलर जो है आपका उसकी एक्सपोर्ट का भी बात किया गया है, एक्सपोर्ट का भी टारगेट रखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जिनको मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनको वहां पर परमिट दिया जाएगा, तो वहां पर
जो हमारे पीएसयूज वगैरह हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है हमारी डिफेंस की, वो तो रहेंगी। उसके साथ यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को भी वहां पर, है ना, प्रावधानों के तहत जो है वहां पर प्रोविजंस के थ्रू उनको वहां पर मतलब इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही लिखा है यहां पर कि इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, जो अपन ने चर्चा कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो है, जो देखिए कभी भी किसी चीज में अगर हम बैन लगाते हैं तो एकदम से नहीं लगाते, वहां पर ग्रेजुअली लगाया जाता है। तो उसमें इसमें भी ऐसे ही किया जा रहा है कि जो आपके 101 आइटम्स है उसमें जो 69 आइटम्स है उसको बैन कर दिया जाएगा दिसंबर से। फिर नेक्स्ट फेज में आपके 11 आइटम्स को मतलब क्या किया जाएगा, वहां पर उसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा 2021 के मतलब अंत तक। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं कभी ये नहीं पूछेगा कि कब कि कहां पर बैन लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 12 आइटम्स को 2030 मतलब 2023 तक, और बचे हुए जो 8 आइटम्स है 2024 तक। और फाइनल फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लैंड अटैक, जो आपकी क्रूज मिसाइल है उसमें लास्टली लगाया जाएगा, है ना, मतलब 2025 के अंत तक, लास्ट तक। तो हम तभी लगाएंगे ना जब हम उसके लिए अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो उस संदर्भ में आप इसको समझिएगा। अब यहां पर आप लोग ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल क्या है, और कमेंट करके उसके बारे में बताइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब फैक्चुअल और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, स्टेट पीसीएस वगैरह में यूपीएससी भी कभी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट को यहां पर होप है कि इससे जो है आपके मतलब नेक्स्ट जो है 6 से 7 साल के अंदर जो आपके डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्री है उसमें जो ये लिस्ट है शामिल, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली वो बोल रहे हैं कि लगभग 4 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से किए जाएंगे। रिसेंट डिसीजन जो है आपका मिनिस्ट्री मतलब ऑफ डिफेंस का, रक्षा मंत्रालय का, वो जो 101 आइटम्स है तो वो सारी फोर्सेस के लिए होगा, चाहे वो हवा में हो, चाहे जल में हो, चाहे स्थल में हो, मतलब आर्म फोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, ठीक है ना। तो उनके लिए ये जो है, ये जो इनकी नीड है आने वाले टाइम पे, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इस लिस्ट में और भी जो है इक्विपमेंट्स हैं जो उनकी लिस्ट में, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस अ सेपरेट बजट प्रोविजन ऑफ ₹52,000 करोड़, तो है ना, तो मतलब इसको प्रमोट करने के लिए इसका जो बजट का एलोकेशन इस बार किया गया है वो आपका 52,000 करोड़ किया गया है, ताकि जो है डोमेस्टिक कैपिटल परचेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर टू प्रमोट डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री, मतलब जो इस सेक्टर को हमारे यहाँ लोकल लेवल पर प्रमोट करने के लिए ये फंड का एलोकेशन भी किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैं आपको बता रहा था कि स्टॉकहोम आपकी इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक मतलब अपनी रिपोर्ट में बोला था कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो मतलब निर्यात और आयात को ये ट्रैक करने वाली एक क्या है आपकी संस्था है। तो इसने बोला था कि 2014 से 19 के बीच में जो भारत है, इंडिया है हमारा, वो सेकंड रैंक पे है इंपोर्ट में, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना। तो अब जैसे इसमें से जो पैसा बचेगा, तो आप देख रहे हैं ना एजुकेशन में हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बोला जा रहा है कि 6% तक जीडीपी का जो भी है वहां पर खर्च किया जाएगा, तो यहां से बचेगा तो हम वहां लगाएंगे पैसा उसमें, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है कि लगभग 16.75 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट के साथ भारत सेकंड रैंक में रहा है 2014 से 19 के बीच में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको मेंस की आंसर राइटिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे कि हमारे यहाँ 1947 के बाद जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं हम, उसके बाद से जो रोल ऑफ जुडिशरी है उसमें किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर एक बार कहानी के रूप में आप समझ लेंगे ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मतलब जुडिशरी का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां पर आपके विवादों का समाधान किया जा सके। तो लोक अदालत लाने का क्या कारण होगा, नाम से आप समझिए लोक अदालत मतलब लोगों के लिए लाया गया। जो पहले आप देखेंगे अभी भी कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो लगभग मतलब है 3 करोड़ केसेस जो है बोला जाता है कि वो हमारे यहाँ पेंडिंग है। हमारे यहाँ जो एवरेज टाइम है कंपैरेटिव, है ना, वेस्ट से आप उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी कंडीशन खराब है, ठीक है ना। ये सब फाइंडिंग्स आती रहती हैं। तो अब उसके लिए क्या किया गया कि भैया वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते थे, है ना, लोगों के मतलब खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता था, समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो भैया अगर न्याय में जस्टिस मिलने में अगर देर हो जाता है तो उसको भी बोला जाता है कि वो भी इनजस्टिस है, वो जस्टिस नहीं है एक तरीके का। इस तरीके की आप क्रिटिसिज्म जो है आप न्यूज़पेपर में रेगुलर देखते होंगे। तो अब उसके लिए कोई ना कोई आपको अल्टरनेटिव चाहिए था। तो अल्टरनेटिव जो मैकेनिज्म ऑफ जुडिशरी है उसके अंतर्गत ये उसका एक डायमेंशन है जिसको लोक अदालत बोला जाता है,
ठीक है ना, मतलब लोक अदालत बोला जाता है। जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे ट्रिब्यूनल्स की बात की गई, तो ये क्यों किया गया? स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए और लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। जैसे आप आर्टिकल 39 जो है उसके अंतर्गत देखते हैं ना कि सभी लोगों को जो है निःशुल्क और जो है विधिक जो है मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो भी निःशुल्क, है ना, मतलब लोगों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है। ये कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो उसी रेफरेंस में आप इसको देखिएगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी मतलब बहुत दिन से जो आपके विवाद है, मामला है, वो बहुत दिन से चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसके संदर्भ में इसको लाया गया था। ये सबसे पहले जो आपकी इसकी स्थापना की गई थी लोक अदालत की, वो कहां पे की गई थी? ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि 1982 में गुजरात में सबसे पहले जो है आपकी वो लोक अदालत स्थापित की गई थी। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप नालसा का नाम सुनते हैं, जो विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट बोलते हैं 1987। फिर वहां से इसको जो है आपको स्टैचुरी ग्राउंड दिया जाता है, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू उसको क्या करती है, मतलब ऑथराइज करती है उसको, वो क्या कर देती है, मतलब एक तरीके से एक्ट के थ्रू उसको उसकी ऑथराइजेशन की प्रोसेस में ठप्पा लगा देती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें किस चीज को मतलब प्रायोरिटी दी जाती है? तो इसमें मध्यस्थता की बात की जाती है, मतलब मीडिएशन की बात की जाती है। ठीक है ना, मध्यस्थता की बात की जाती है। तो इसमें जो भी आपका जो भी डिसीजन वगैरह आता है ना, उसके लिए फिर वो बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि जब दोनों जो भी पक्ष हैं, मतलब पार्टी ए है पार्टी बी है, तो उनकी जो है कंसेंट से, सहमति से ही जो है केस जो है वो लोक अदालत को ट्रांसफर किया जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अब देखिए आईटी का, आईसीटी का किस तरीके से यूज, ई गवर्नेंस यहां से कनेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये जो लोक अदालत है उसका ऑनलाइन जो है आपका मतलब आयोजन किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है। आप देखेंगे कि हमारी जो मतलब प्रियम्बल है, जिसको हिंदी में आप प्रस्तावना बिल्कुल मत लिखा करिए, इसको उद्देशिका लिखा करिए। उद्देशिका का मतलब क्या है कि हमारे पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है ना, जो आपकी वैल्यूज है, मतलब नेशनल मूवमेंट के जो भी आपके आइडियल्स थे, वैल्यूज थे, वो कहां पर आपको परिलक्षित होती है, तो वो आपकी दिखाई कहां पर देती है? तो वो आपकी जो आपका ये आपकी प्रियम्बल है, उद्देशिका, वहां पर, तो वहां पर लिखा भी है कि सोशल इकोनॉमिक, मतलब सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल है ना, जस्टिस है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब प्रत्येक नागरिक को वो कौन सिक्योर करेगा, है ना, मतलब हमारा भारत देश करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है। तो उसी को मतलब वो मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रावधान लाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लोक अदालत है उसमें जो है आपका संबंधित पक्षों को, जो भी मतलब पार्टीज हैं जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, विवाद है ना, इशू है, तो वो लोग, उनको जो है एक ऑनलाइन लिंक दिया जाएगा जिसका नाम आपका SAMA है। ये जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहां पर सॉल्यूशन देने के लिए ये जो है ई प्लेटफॉर्म आपका बताया गया है ना, वो जो कॉन्सर्न पार्टीज हैं उनके लिए। और एंड अ जज वुड प्रिसाइड ओवर द मीडिएशन प्रोसेस। ठीक है। फॉलोइंग द सेटलमेंट, यहां पर सेटलमेंट करने के लिए एक OTP जो है वो सेंड किया जाएगा जो पार्टीज वगैरह हैं, उसके बाद फिर वहां पर डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाएगा, है ना, मतलब उसकी पुष्टि होने पर फिर उसका क्या OTP भेजा जाएगा, जब उसको रिकॉग्नाइज कर देगा सामने वाली पार्टी, तो उसके बाद उसका सेटलमेंट किया जाएगा। तो अभी तक जो है 77 जो बेंचेस हैं उनको स्टैब्लिश किया गया है, और इनके द्वारा लगभग जो है आपका 5838 केसेस को वहां पर क्या किया गया है, उनको मतलब सेटल डाउन भी किया गया है। और इसमें जो कुल पैसा खर्च हुआ है वो 46.28 करोड़ है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं, लगभग 46 करोड़। ऐसे मेंस में आप फैक्ट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि जो फालतू के फैक्ट्स दिमाग में डालेंगे तो आपकी जो है और भी चीजें हैं जो वो वहां पर प्रभावित होती हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन जो लोक अदालत है वो फर्स्ट टाइम जहां ऑर्गेनाइज किया गया है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में किया गया है अगस्त 2020, 8 अगस्त के दिन। तो ये आराम से आपको दिन भी याद हो जाएगा, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में, बाय द दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। किसके एजेस में? तो वो आपका नालसा जो है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। ठीक है। इसमें एक जो है क्रक्स ये भी है कि 2002 के पहले ये जो है परमानेंट जो है लोक अदालत जो थी, ये जो कोर्ट्स हैं, ये लोक जो अदालत है वो परमानेंट रूप से काम नहीं करती थी, टेम्परेरी थी। उसके बाद 2002 में एक ये जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद इसको परमानेंट बना दिया गया। ठीक है ना। और ये जो है मैक्सिमम जो है ये आपकी सिविल जो मामले हैं उनको ही देखती है।
ठीक है ना। और ऐसे आपराधिक मामले भी मतलब वो देखती है, उन आपराधिक मतलब उन क्रिमिनल जो इश्यूज है उनको देख सकती है जिनका नेचर कैसा होगा, कंपाउंडेबल होगा, है ना। बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम वगैरह नहीं होगा। कंपाउंडेबल का मतलब ये कि पार्टीज जो है आपस में समझौता भी कर सकती है ना, उसको कंपाउंडेबल बोला जाता है। तो काफी सारी जानकारी इसके बारे में हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे तो बताया गया है कि आर्टिकल 39A जो जहां मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए नालसा वगैरह का प्रावधान इंडिया में किया गया है कि जो समाज के जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको फ्री लीगल एड दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो आर्टिकल जो 14 है वहां पर आपको पता है कि मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, आपको पता है ना। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वो भी पता है आपको कि जो विधि के समक्ष समता की बात है वो आर्टिकल 14 में बताया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड उसका बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो दीवानी न्यायालय का फैसला माना जाता है, ये जो भी आपकी जजमेंट देती है उसको ऐसा माना जाता है कि ये सिविल कोर्ट की तरह वहां पर उसको अप्रूव किया गया है, और इनका जो जजमेंट होता है वो लास्ट होता है और बाइंडिंग होता है। इसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी आदमी इससे असंतुष्ट होता है वो फिर अपनी लिटिगेशन की प्रोसेस को करने के लिए आगे जो है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है किसी तरीके की फीस वगैरह नहीं दी जाती, कोर्ट फीस वगैरह है, ठीक है ना। और अगर कोई जो मतलब मान लीजिए कोई भी जो केस है वहां पर पेंडिंग है और उसे बाद में उसको सुलझा दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है, तो अगर कोई जो शिकायत करने के रूप में कोई भी जो मूल रूप से वहां पर पेड किया गया हो कोई फीस, तो उसको भी फिर वापस कर दिया जाता है जो पार्टीज होती हैं उसके द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद जो है न्यूज़ हमारी है, अब देखिए फिर से स्टार्टअप हब की, तो जितनी न्यूज़ है मैक्सिमम जो है आपकी कनेक्ट हो रही है जाके कहाँ पर कि हमको जो है सेल्फ रिलायंट होना है हर सेक्टर में, क्योंकि हमारी डिमांड भी है, हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और वो यूथ की पॉपुलेशन जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इनको कैटर नहीं किया गया तो इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि अगर इनको जॉब नहीं मिलता तो फिर इनका अविश्वास गवर्नमेंट के लिए बढ़ता है, और फिर जैसे आप इंटरनल डिस्टरबेंस वगैरह देखते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज देखते हैं, तो उसमें वो जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए विल बी डेवलप्ड एज अ मैरी टाइम एंड स्टार्टअप हब, है ना। मतलब उनको मैरी टाइम और स्टार्टअप हब के रूप में क्या करना है, उसको डेवलप करना है, उसका अनाउंसमेंट उन्होंने डिक्लेरेशन किया है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, तो यहां पर एक ट्रांसशिपमेंट जो हब है आपका, ट्रांसशिपमेंट हब है, वो वहां पर प्रपोज किया गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना। और ये कहां पे बिल्ड किया जाएगा, तो जो साउथ बे है उसका ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वहां पर इसको क्या किया जाएगा, मतलब वहां पर उसको डेवलप किया जाएगा, वहां पर बनाया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका कोलंबो वाला एरिया है जो श्रीलंका का देख रहे हैं ना आप, ये आपका हो गया जो अंडमान निकोबार वाला है, तो वो जैसे ये श्रीलंका वाला पार्ट तो श्रीलंका हो गया आपका, फिर आपका सिंगापुर हो गया, है ना। मलेशिया में जो पोर्ट क्लैंग है, ट्रांसशिपमेंट जो भी आपके पोर्ट्स है उनके लिए जो है वो इंडियन मतलब एक ऑप्शन प्रदान करेगा, भारतीय विकल्प प्रदान करने के लिए इसको वहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार लोकेशन मैप में देख जाइएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम पे यहाँ मैप इंक्लूड किया जाएगा, है ना, उसके बारे में काम चल रहा है, मैंने कमेंट में देखा था, तो उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से उसको यहाँ पर मतलब लाया जा सकता है। समुद्र आधारित जैविक और नारियल आधारित जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो किस किस टाइप के, जो आपके सी बेस्ड हैं और ऑर्गेनिक हैं और कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट, कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट जैसे आप कॉयर वगैरह योजना पहले भी देख चुके होंगे, है ना। तो इस तरीके के जो भी आपकी इंडस्ट्री हैं उनको मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। और ये जो है आइलैंड, जो 12 आइलैंड हैं आपके, वहां के लिए ये मतलब सेलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद आप देखेंगे तो जो सबमरीन ओएफसी लिंक विल प्रोवाइड 2x200 गीगाबाइट्स पर सेकेंड बैंडविथ बिटवीन चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जहां पर 2300 किलोमीटर की केबल जो है वो वहां पर बिछाई जाएगी अंडर द सी बिटवीन चेन्नई पोर्ट ब्लेयर एंड 7 आइलैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 1224 करोड़। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि वहां पर ये जो है आपकी बैंडविड्थ जो है, जो वहां पर ओएफसी लिंक आपकी बिठाई जाएगी, तो उसके द्वारा वहां पर मतलब सेकंड जो है 2x200 गीगाबाइट्स का बैंडविड्थ वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। उसके बाद ये है कि कितनी लागत से, तो लगभग 1224 करोड़ से वहां पर जो है आपकी कहां से कहां के बीच ये केबल बिछाई जाएगी, तो चेन्नई पोर्ट ब्लेयर और 7 जो आइलैंड है उनके बीच में, ठीक है ना।
इसमें जो है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के जो आइलैंड है उनका नाम आप देख लीजिए, ये स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज आइलैंड, फिर लिटिल अंडमान है आपका, कार निकोबार है, और जो आपका कामोर आता है, ग्रेट निकोबार है, और लॉन्ग आइलैंड है, और जो आपका रंगत है उसको ये वहाँ से कनेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्रपोज्ड ट्रांसशिपमेंट हब है अंडमान में विल हेल्प आइलैंड बिकम एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ब्लू इकॉनमी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकॉनमी के बारे में भी आप जरूर रिवाइज करिएगा और उसके बारे में भी आंसर लिखिएगा। ब्लू इकॉनमी, ब्लू से आपको समझ में आ रहा है ना कि सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ हैं आपका, इसीलिए तो पूरा का पूरा जो IOR रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन हो, चाहे साउथ आपका एशियन मतलब साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है, तो इस समय जो सबसे ज्यादा जो बोला जा रहा है ना, अगला जो बैटल फील्ड है आपका वो इंडियन ओशियन रीजन है। तो आप देखते हैं हमेशा भी ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो रीजन जो है नाम में मतलब हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है ना, तो ब्लू इकॉनमी का मतलब ही यही है कि जो आपकी मतलब जो ओशियन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड वो कंसेप्ट है। ठीक है ना, एंड मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब क्यों मतलब वो वहां पर एक सेंटर बन जाएगा। अगर वहां पर हम इस तरीके का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, ट्रांसशिप जो आपका ट्रांसशिपमेंट जो आपका हब है, तो उससे क्या होगा कि ब्लू इकॉनमी को वहां पर क्या मिलेगा, मतलब प्रमोशन मिलेगा, और उससे जो वहां पर एक जो है आपका स्टार्टअप हब का ये सेंटर के रूप में वहां पर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका कि जो यूएन ने जो आपका मतलब ईरान पर जो यूएन ने हथियार प्रतिबंध लगाया था, आप बहुत दिन से देख रहे हैं इसके संदर्भ में आपने मतलब जो पहले 2013 में जब ईरान के आपके प्रेसिडेंट थे रूहानी है ना, उन्होंने जो वहाँ पर ईरान के ऊपर जो भी मतलब वहाँ पर प्रतिबंध लगाया था उसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद आप लास्ट ईयर जब से ट्रंप आए हैं इस लास्ट गवर्नमेंट ने यूएस में, तो आप देखे होंगे कि किस तरीके के सैंक्शंस जो हैं उसके कारण हमेशा जो है न्यूज़ में रहता है ईरान। तो इसमें क्या है आपका कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है आपकी, वो एक तरीके की मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है कंट्रीज़ का। कहाँ पर, तो जो आपका अरेबियन आपका पेनिनसुला है। ठीक है ना, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1981 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे ये न्यूज़ में है तो वो गल्फ जो है आपकी कॉपरेशन काउंसिल है उससे बना सकता है कि भाई इसके जो है आपके मेंबर कौन से हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया, और इसका मेन जो है फोकस क्या था। तो अगर आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव है तो जो आपका सोशियो इकोनॉमिक्स है ना, मतलब समाज आर्थिक उद्देश्य था इसका, सिक्योरिटी को इंश्योर करना और कल्चरल कॉपरेशन के लिए इसको वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, है ना। जो मतलब आपके फारस की खाड़ी के आसपास वाले यहाँ पर जो मतलब देश हैं वही इसके मेंबर्स हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है आपका, कतर है, सऊदी अरेबिया है आपका, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स भी यहां पर आता है। ठीक है ना, मैप में इन पूरी लोकेशंस को आप जरूर देख जाइएगा। जैसे आप देखेंगे जब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया से फिर यहां पर आपका पाकिस्तान लगा है, तो यहां पर आपका अफगानिस्तान लगा है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका पूरे के पूरे KKTTU जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका ईरान वाला एरिया है ना यहां पर, और यहां पर आपका फारस की खाड़ी है, फिर यहां पर UAE है, सऊदी अरब है, यहाँ पर ओमन है आपका, और ये आपका चाबहार वाला ग्वादर वाला एरिया है। तो एक बार आप मैप को यहाँ पर देख जाइएगा। ठीक है ना, और इसमें जो है आपके फारस की खाड़ी वाले ही जो क्षेत्र के देश हैं वो इसमें आते हैं GCC के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इसकी बात अपन ने कर लिया। इसके बाद जो है कि GCC ने मतलब वहाँ पर आरोप लगाया है कि ईरान हैड नॉट सीज्ड, और मतलब उसने अपने सीज्ड नहीं किए हैं आर्म्ड इंटरवेंशन को, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज में, है ना, आरोप लगाया है कि ईरान जो है पड़ोसी देशों में अपने जो भी उसके सशस्त्र प्रयास है उसको बंद नहीं करता है ना। और वो जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट जो आपके मतलब आतंकवादी संगठन है, जो आंदोलन है, उसको भी जो है वो सपोर्ट करता है और उनको वो ट्रेनिंग वगैरह देता है ईरान। ऐसा जो है GCC ने वहाँ पर मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया है। ईरान ने मतलब उनका कहना है कि ईरान ने मतलब अपने इल विल से वहाँ पर जो आपके हिजबुल्ला फाइटर्स हैं लेबनान और सीरिया में, उनको मतलब उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड किया हथियार वगैरह। इराक में जो शिया वगैरह हैं उनको उन्होंने वहाँ पर मतलब
क्या किया, सपोर्ट किया, हथियार दिया, ट्रेनिंग वगैरह दिया, ठीक है। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में इन्होंने जो भी टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको हथियार वगैरह देते हैं, ठीक है ना। वो एक लेटर लिखा है उन्होंने, और पत्र में मतलब एक जो आपकी मतलब ये जो लेटर है आपका, ऑल्सो मेंशन्ड, इस लेटर में जीसीसी ने जो लिखा है कि ईरान से शूट डाउन ऑफ अ यूक्रेनियन पैसेंजर प्लेन एंड इट्स नेवी एक्सीडेंटली किलिंग, लगभग जो 19 सेलर्स थे उनकी वहां पर डेथ हो गई थी, ठीक है ना, इन अ मिसाइल स्ट्राइक ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। तो इस तरीके के जो है आरोप लगा रहे हैं वो। ईरान ऑल्सो इज सस्पेक्टेड ऑफ लॉन्चिंग एन अटैक ऑफ जो आपका सऊदी अरेबिया का ऑयल इंडस्ट्री था, है ना, 2019 सितंबर में जो वहां पर अटैक हुआ था, उसके लिए भी उनको सस्पेक्ट माना जा रहा है। तो ये सब जो है वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से आरोप लगाए गए, आपको यहां पर देखने की जरूरत क्या है कि जो इंडो मतलब इंडिया की जो पॉलिसी है वेस्ट एशिया को लेके वो क्या है और किस तरीके का वहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखा जाएगा। अगर देख रहे हैं कि ईरान जो है उस पर सैंक्शन लगा रहा है यूएसए, तो इनके रिलेशन खराब हो रहे हैं, लेकिन हमारे तो है ना, वेस्ट एशिया में भी हमारे इंटरेस्ट है और यूएसए से भी है, तो किस तरीके से हम उसको कैटर करेंगे अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको। तो 2010 की बात करें अगर, तो ईरान का जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको लेकर यूएसए से जो है वो वहां पर उनको लेके मतलब उनके बीच में टेंशन हुई थी, उनके बीच में इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो उसके तनाव के बीच जो संयुक्त राष्ट्र है उसने ईरान को लड़ाकू जेट, टैंक और युद्धपोत जैसे जो भी हथियार उनको मतलब खरीदने जो वो खरीदते थे उस पर उन्होंने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। JCPOA वगैरह आपने सुना होगा, लास्ट ईयर भी न्यूज में था ये 2018 वगैरह में। अब जो है 2015 में जो ईरान का न्यूक्लियर डील था उसमें जो यूएन ने मतलब एग्री किया था कि टू एंड द आर्म्स जो आपका एम्बैर्गो इन अक्टूबर 2020, ठीक है ना, वो प्रतिबंध लगाने की बात वहां पर हुई थी, ठीक है। इन 2018 द यूएसए जो था आपका यूनिलैटरली विथड्रू फ्रॉम द डील एज अ पार्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन टू हर्ट ईरान ऑलरेडी जो आपकी उसकी मतलब इकॉनमी थी उससे एक पक्षी रूप से उसने विड्रॉ कर लिया था। अब इसमें आप देखेंगे तो ईरान का क्या स्टैंड है, तो ईरान ने बोला कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको वो मतलब उसका खंडन करता है, बोलता उसको वो डिनाई कर रहा है, और उसने ये जो लेटर है उसकी भी निंदा की है, ठीक है ना। और ये बोलता है कि ये जो मतलब ये जो भी कार्यवाही ये जीसीसी के कंट्रीज कर रहे हैं तो वो हमारे जो यूएसए हैं उसके इंटरेस्ट को देखते हुए कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें ये बोला उन्होंने कि जो कोविड-19 के बीच में भी इतना ज़्यादा स्लो डाउन है तो उसके बीच में भी ये जो क्षेत्र है उसमें दुनिया में जो सबसे बड़े हथियार के मतलब खरीदार हैं उसमें होने के लिए जीसीसी देशों की आलोचना की है कि उनकी मतलब वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे समझिए इसको। अब जीसीसी देशों ने जो आपसी संबंध है उसमें मतलब जो उनका अब अंदर में मतलब इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यूएनएससी को जो इन्होंने मतलब इंटीग्रेटेड एक लेटर लिख के बयान दिया है उसके कारण यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम जो है उसके बारे में भी वहां पर लिखा है उन्होंने। क्योंकि जो 2017 में जो कतर संकट हुआ था, है ना, जो कतर क्राइसिस हुआ था उसमें आप देखेंगे बहरीन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और जो अमीरात वगैरह है उन्होंने इसके साथ जो है आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को विड्रॉ कर लिया था कतर के साथ, ठीक है ना। द कंट्रीज एक्यूज्ड जो आपके कतर के सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स बाय सपोर्टिंग एंड फंडिंग टेररिज्म विद द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड ईरान, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। ओमान जो है ऑल्सो हैज क्लोज लिंक्स विथ ईरान, मतलब ईरान के साथ ओमान ने भी अपने लिंक को क्लोज कर लिया। इट सर्व्स एज अ नेगोशिएटर जो है इंटरमीडियरी बिटवीन तेहरान एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना, पहले वो मीडिएटर के रूप में काम करता था। एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन बिटवीन द शिया पॉपुलेशन इन द रीजन ओवर बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ईरान। देखिए वहां पर जो आप देखेंगे तो हमेशा जो है शिया और सुन्नी का मतलब जो एथनिक जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है वो देखा जा सकता है। अब वेस्ट एशिया में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का वहां पर इंटरेस्ट क्या है, 1991 के पहले देखेंगे आप अगर, तो यहां पर जो कोर में थे हमारे वो थे आपके इजराइल था, ईरान था आपका, यूएई था आपका, ठीक है ना। और वैसे बाहर देखेंगे तो इराक था आपका, सऊदी अरेबिया, ये मतलब मैं इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे बाहर देखेंगे आप तो कतर था आपका और ओमन था और मतलब फिलिस्तीन था। लेकिन मतलब आफ्टर 1991 की बात कर रहे हैं ये अपन, ठीक है। 1991 के बाद ये आप चेंज देखेंगे कि कोर पार्ट में इजराइल, ईरान और आपका
यूएई आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इराक है, फिर सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पर क्या था कि मतलब जो अब हमको यूएसए के साथ जो है इसको काउंटर करना है, तो अपन कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे वहाँ पर इंटरेस्ट है उस किस ग्राउंड में आप पढ़ेंगे, तो इसको एनर्जी सिक्योरिटी के थ्रू देखिएगा, अफगानिस्तान तक पहुँच के लिए जो चाबहार पोर्ट है उसके हिसाब से देखिएगा, बांदर अब्बास वगैरह जो है, सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए भी वो एक गेटवे बोला जाता है। चाबहार में हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला जाता है कि स्ट्रैटेजिक जो है आपकी, वो आपकी ऑटोनॉमी की वो पॉलिसी है, ठीक है ना। इसमें आपने आईएनएसटीसी के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि और तापी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है। तो आईएनसीटीसी के आईएन जो आपका एसटीसी है, इंटरनेशनल जो है आपका नॉर्थ साउथ जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोला जाता है कि अगर वो वहां उसको यूज करेंगे हम पूरा करके, तो भारत का 30% जो है एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा जो व्यापार वगैरह में होता है, और 40% जो है टाइम की बचत होगी, ठीक है ना। तो और कई सारे हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी हैं यहां पर, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, काफी सारा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा गंदगी मुक्त भारत के लिए, क्योंकि आपको पता है ये जो पूरा वीक है आपका जो स्वतंत्रता दिवस तक चलने वाला है, इंडिपेंडेंस डे तक, इसको हम कैसे मतलब सेलिब्रेट करने के लिए मतलब जो आप लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसको बोला जा रहा है कि गंदगी मुक्त भारत अभियान है वो, है ना। ये 1 वीक तक चलेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और स्टेटमेंट ही बताना कि कौन सा सही है। दूसरा ये है कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो इसका नोडल डिपार्टमेंट है किसका, स्वच्छ भारत का, है ना। मतलब स्वच्छ भारत का ग्रामीण के लिए जो है, स्वच्छ भारत ग्रामीण के लिए ये नोडल आपका क्या है, एक एजेंसी है ना। उसके बाद जो गांधी दर्शन है आपका, राजघाट है, और नई दिल्ली में जो एक अत्याधुनिक बिल्कुल मॉडर्न जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी ये भी ठीक है। और इस वीक के दौरान आप देखेंगे तो 15 अगस्त तक मतलब एवरी डे, मतलब भारत के जो सिटीज़ हैं, जो आपके विलेजेस हैं, वहाँ जो है पूरे स्वच्छता के लिए एक मास मूवमेंट की मतलब जो जन आंदोलन को फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएंगे और वहां पर चलाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस भी किया है ना पहले के वीडियो में, कि राष्ट्रीय जो स्वच्छता केंद्र है इज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को एक ट्रिब्यूट है, उसको फर्स्टली अनाउंस किया गया था 2017 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि उनकी जो आपकी मतलब उनके जो गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उसके 100 साल वहां पर पूरे हो गए थे। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके बारे में है ये, ठीक है ना। तो पहला ये कि पीएम ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया था न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ना, इसके रूप में, और फाइनेंशियल जो आपकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी है अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फंडिंग की बात की गई थी 1 लाख करोड़ की। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करेगी फार्मर्स को, बिल्कुल सीधी बात है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, फार्मर जो एफपीओज वगैरह है उसको, एग्री इंटरप्रेन्योर्स को, तो सबको कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, वहां पर हेल्प करेगी टू बिल्ड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितना भी आप मतलब उससे जुड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं डेवलपमेंट में आपके मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उनको वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे उसको क्या करेगी, सपोर्ट ही करेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका फंड है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है इज़ अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ठीक है। और ये जो फैसिलिटी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, कि जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कम्युनिटी फार्मिंग के लिए, है ना। कम्युनिटी जो फार्मिंग है उसकी जो एसेट्स हैं उसको थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी, मतलब सबवेंशन का मतलब क्या, कि जो ब्याज है उसमें उनको छूट वगैरह दी जाएगी, और ऋणों की जो है गारंटी दी जाएगी, क्रेडिट दी जाएगी। तभी तो जो है फार्मर्स जो है वो मतलब उनको जो है क्रेडिट दे देंगे हम, इंटरेस्ट में जो है सबवेंशन दे देंगे, तो उनको क्या होगा, उनके लिए वो एक तरीके से इंसेंटिव का ही तो काम करेगा। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंडस जो आपकी वाटर ट्रीटी है ना, वर्ल्ड बैंक के मतलब मीडिएशन के थ्रू इसको करवाया गया था 1960s में, और वन ऑफ द मतलब
बेस्ट मतलब सक्सेसफुल के आधार पे देखेंगे, सफलता के दृष्टिकोण से, तो पूरे वर्ल्ड में ये है, इसका नाम मॉडल के रूप में लिया जाता है। इसमें जो नदियां हैं आपकी ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, तो जो पाकिस्तान को जिसमें नियंत्रण दिया गया है इंडस, झेलम और चिनाब है आपका, और रावी, बियास जो और सतलज है, मतलब ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड बोला जाता है ना इसको, तो ये जो है इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, ये एक लिबरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट था, 1960s में कराची में हुआ था ये, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जेएलएन और जो आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने इसको साइन किया था। इसके तहत जो है मैंने पहले ही बता दिया आपको कि रावी, ब्यास और सतलज इंडिया को मतलब उसमें कंट्रोल दिया गया, पाकिस्तान को जो इंडस, झेलम और चेनाब है। उसके बाद आप देखें तो जो आपकी मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब है पाकिस्तान की, उसको बोला जाता है लाइफलाइन है एक तरीके से, वो डिपेंडेंट है इन रिवर्स के ऊपर वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है ना। उसके बाद ये बोला जाता है कि ये नदियाँ जो हैं, ये रिवर्स जो है वो पाकिस्तान से तो निकलती नहीं है ना, भारत से होकर जाती है, इसलिए जो है पाकिस्तान हमेशा ये बोलता रहता है कि हमको सूखे और अकाल का खतरा बना रहता है। ठीक है ना, ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर इस तरीके के एलिगेशंस लगाता रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि टू यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स विच हैव बीन एलोकेटेड टू इंडिया, है ना, एक्सक्लूसिव यूज के लिए। और इंडिया ने यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्ट किया है भाखरा डैम, जो है आपको पता है सतलज के ऊपर। ठीक है ना, पोंग है जो आपका, पैंडोर डैम है आपका बियास में, और जो आपका रंजीत सागर है रावी पे। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है आपको। रावी पर थिन, आपको पता है ना, रंजीत सागर को ही थिन बांध भी बोला जाता है, वहाँ पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है रावी पे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी थी। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल। उसके बाद आप देखिए ई संजीवनी जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। तो ये आपका नेशन वाइड मतलब नेशनल लेवल पे एक टेलीमेडिसिन सर्विस के लिए है। टेलीमेडिसिन देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ है जो डॉक्टर्स का भी रेशो है, मतलब 1 लाख में जो एक रेशो लेके बताता है आपका WHO वगैरह रिपोर्ट निकालती है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ बहुत कम डॉक्टर्स हैं। मतलब बोला जाता है कि 1 लाख में जो है कम से कम जो है वो 80 से 100 डॉक्टर्स होने चाहिए एटलीस्ट, तो हमारे यहाँ 40 ही हैं। मतलब जो रेशो है 80 है, और उसमें 1 लाख में, और उसमें भी अगर आप जो मतलब वैसे डॉक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल दवाई करते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती, उनको हटा दीजिए आप, तो वो 40 की ही संख्या वहाँ पर बचेगी। तो इस तरीके की डेटा वगैरह देखते रहते हैं हम, तो उसी के लिए ये जो है टेली मेडिसिन सेवा को शुरुआत किया गया है, जो टेली जो है एडवाइस देगी, वहाँ पर कंसल्टेशन करेगी, जो रोगी को अपने घर की परिधि से ही डॉक्टर परामर्श के साथ साथ डॉक्टर से मतलब परामर्श के लिए सक्षम बनाती। तो सही बात है, अगर ऑनलाइन हो जाएगा और वो घर बैठे ही वो जो है सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ई संजीवनी जो प्लेटफॉर्म है वो इनेबल करता है 2 टाइप की टेलीमेडिसिन को, सर्विसेज को, जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर है और पेशेंट टू डॉक्टर है। ठीक है ना, उस तरीके का कंसल्टेशन है ना, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट टू डॉक्टर। तो मतलब अगर डॉक्टर टू डॉक्टर, अगर कोई गांव में बैठा डॉक्टर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है और पेशेंट टू डॉक्टर से कर ही सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो होस्ट करेगा ओवर 40 ऑनलाइन जो आपकी ओपीडीज हैं। मोर देन हाफ ऑफ दीज आर स्पेशलिटी ओपीडीज विच इंक्लूड जो आपकी गायनोकोलॉजी है, साइकेट्री है, डर्मेटोलॉजी है, मतलब ईयर और नोज वाला, थ्रोट वाला ENT हो गया आपका, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी है आपकी, है ना, और जो आपका मतलब जो भी आपकी एंट्री रेट्रोवायरल जो आपकी थेरेपी वगैरह होती है। ठीक है, तो इस सब को वो क्या करेगा, एड्रेस करेगा। जितना आप सोच सकते हैं उसमें सारी, जब अब वहाँ पर बात की जा रही है हेल्थ सर्विसेज की, तो सभी कुछ प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पर। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने प्रिसाइड किया है ओवर अ रिव्यू मीटिंग विद स्टेट्स यूटीज ऑन द ई संजीवनी एंड ई संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है ये, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। रेगुलर आंसर राइटिंग प्लीज करते रहिए, वही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। बेस्ट ऑफ लक।